बहुत समय पहले भारत की प्राचीन भूमि में राजा विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। विशाल पहाड़ों और उपजाऊ मैदानों के बीच बसा उनका राज्य उनके शासन में फला फूला। राजा विक्रम न केवल अपने राजसी कर्तव्यों के लिए बल्कि अपने विद्या प्रेम और न्याय प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। राज्य के मध्य में चंद्रपुर नामक एक हलचल भरा शहर था। इसकी सड़कें मसाले, रंगीन कपड़े और चमचमाते गहने बेचने वाले व्यापारियों से भरी हुई थीं। दूर दूर से लोग शहर की समृद्धि और उसके निष्पक्ष और बुद्धिमान राजा की प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर आते थे। एक दिन विष्णु शर्मा नाम के एक प्रसिद्ध आर्ष चंद्रपुर के द्वार पर पहुंचे। वह अपनी बुद्धिमत्ता और कहानी कहने की क्षमता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। उनके आगमन की खबर तुरंत राजा विक्रम के कानों तक पहुंची और राजा आर्ष से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। अपनी लंबी सफेद दाढ़ी और कोमल आंखों वाले विष्णु शर्मा का महल में स्वागत किया गया। राजा विक्रम ने सम्मान और जिज्ञासा के साथ उनका स्वागत किया और राशि को अपना ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया। विष्णु शर्मा ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहानी कहने की कला के माध्यम से पढ़ाने का एक अनोखा तरीका प्रस्तावित किया। राजा को दिलचस्पी हुई और इस तरह शाही दरबार में सामने आने वाली मनोरम कहानियों की एक श्रृंखला शुरू हुई। पहली कहानी मुन्ना नाम के एक चतुर खरगोश की है, जिसने अपनी बुद्धि से एक चालाक सियार को मात दे दी। कहानी का नैतिक अर्थ स्पष्ट था। बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच ताकत पर विजय प्राप्त कर सकती है। एक बार की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में मुन्ना नाम का एक चतुर खरगोश रहता था। मुन्ना अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे एक आरामदायक बिल में रहता था, जो प्रकृति की सुंदरता से घिरा हुआ था। एक दिन कवि नाम का एक चालाक सियार जंगल में घुस आया। कवि अपनी भूख मिटाने के लिए अन्य जानवरों को बरगलाने और धोखा देने के लिए कुख्यात था। उसके पहुंचते ही वन प्राणियों को परेशानी का आभास हुआ। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, बातूनी गिलहरियां और यहां तक कि चोरी छिपे लोमड़ियां भी हाई अलर्ट पर थीं। हालांकि मुन्ना आसानी से डरने वालों में से नहीं था। उसने कवि से मिलने और धूर्त सियार के खिलाफ अपनी बुद्धि का परीक्षण करने का फैसला किया। मुन्ना अपनी यात्रा से थके होने का बहाना करते हुए उस ओर कूद गया जहां कवि एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। हेलो दोस्त, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन मैंने देखा कि आप थके हुए लग रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? मुन्ना ने मित्रवत मुस्कान के साथ पूछा। कवि, जो हमेशा आसान भोजन की तलाश में रहता था, उसने मुन्ना को संदेह से देखा। मैं वास्तव में थका हुआ हूं, छोटे खरगोश। मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूं और मैं अच्छा भोजन कर सकता हूं। क्या आप जानते हैं कि मुझे यहां खाने के लिए कहां कुछ मिल सकता है? मुन्ना ने चिंतित होने का नाटक किया। ओह प्रिय, तुम्हें भूख लगी होगी। मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां सबसे रसीले और रसीले फल उगते हैं। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अच्छे भोजन के वादे से प्रेरित होकर कवि मुन्ना के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच चला गया। मुन्ना उसे एक साफ जगह पर ले गया जहां जमीन पर ढेर सारे फल, जामुन और मेवे बिखरे हुए थे। मुन्ना ने विनम्रता पूर्वक कहा, हम यहां हैं दोस्त, तुम्हें जो पसंद हो अपनी मदद करो। दावत देखकर कवि की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसे पता ही नहीं चला कि मुन्ना ने पहले ही यह योजना बना ली थी। जैसे ही कवि ने लालच से फल खाए, मुन्ना चुपचाप वहां से खिसक गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। एक बार जब कवि का पेट भर गया और वह दूसरा टुकड़ा नहीं खा सका, तो उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में अकेला है। जैसे ही उसने वापस आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, तो घबराहट होने लगी। मुन्ना अपने छिपने के स्थान से देख रहा था, हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुमने सोचा था कि तुम मुझे मात दे सकते हो कवि, लेकिन ऐसा लगता है कि पासा पलट गया है, मुन्ना ने खुद को प्रकट करते हुए कहा। क्रोधित और शर्मिंदा होकर कवि गुर्राया, तुम चतुर खरगोश, मैंने तुम्हें कम आंका। मुन्ना, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, ने जवाब दिया, केवल चालाकी पर भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है मेरे दोस्त। कभी कभी बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। पराजित और दीन होकर कवि जंगल की गहराइयों में चला गया और उसने मुन्ना नाम के चतुर खरगोश को फिर से कम न आंकने की कसम खाई।
उस दिन के बाद से जंगल में सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में मुन्ना की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई और जानवर चालाक सियार के खतरे से मुक्त होकर शांति से रहने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, विष्णु शर्मा ने और भी कहानियां गढ़ीं, जिनमें से प्रत्येक में एक मूल्यवान सबक था। दोस्ती, वफादारी और लालच के परिणामों की कहानियां थीं। दरबार हंसी से गूंज उठा और राजा ने खुद को कहानी कहने की दुनिया में खोया हुआ पाया। एक दिन राजा विक्रम ने आर्षि से पूछा कि क्या वह उन्हें एक ऐसी कहानी सिखा सकते हैं जिसमें नेतृत्व और शासन का सार समाहित हो। विष्णु शर्मा मुस्कुराए और सहमत हुए और एक ऐसी कहानी साझा करने का वादा किया जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। कहानी एक दूर के गांव से शुरू हुई, जहां राजा हर्ष नाम का एक ईमानदार और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका राज्य समृद्ध हुआ और उसके लोग सद्भाव से रहते थे। हालांकि पड़ोसी राज्य राजा हर्ष की सफलता से ईर्ष्या करने लगे और उन्हें उखाड़ फेंकने की साजिश रची। एक रात पास के राज्य के चालाक मंत्रियों के एक समूह ने राजा हर्ष की प्रजा के बीच कलह पैदा करने की योजना तैयार की। उन्होंने अफवाहें फैलाईं, अविश्वास के बीज बोए और दोस्तों को दुश्मनों में बदलने की साजिश रची। जल्द ही एक समय सामंजस्यपूर्ण राज्य अराजकता के कगार पर था। यह बात राजा हर्ष तक पहुंची और वह अपने एक समय के शांतिपूर्ण क्षेत्र में अशांति से बहुत परेशान थे। व्यवस्था को बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार रमन को बुलाया, जो एक बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति था जो अपने निष्पक्ष निर्णय के लिए जाना जाता था। रमन ने राजा की चिंताओं को ध्यान से सुना और षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की। उन्होंने एक भव्य उत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी साझा विरासत और मूल्यों का जश्न मनाने के लिए एक साथ आएंगे। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, हवा फूलों की खुशबू से भर गई और सड़कों पर हंसी और संगीत की आवाज गूंज उठी। लोगों ने अपने मतभेदों को भुलाकर उस समान सूत्र को अपनाया जो उन्हें एक साथ बांधे हुए था। यह त्योहार एकता और शक्ति का प्रतीक बन गया। उत्सव के दौरान रमन ने अफवाहों की सावधानी पूर्वक जांच की और उपद्रवियों की पहचान की। इस ज्ञान से लैस राजा हर्ष ने त्वरित और न्यायपूर्ण कार्रवाई की। षड्यंत्रकारियों से निष्पक्षता से निपटा गया और राज्य में एक बार फिर शांति हो गई। कहानी समाप्त हो गई और राजा विक्रम विचारमग्न होकर बैठ गए। विष्णु शर्मा ने उनकी ओर जानते हुए मुस्कुराते हुए देखा। मेरे राजा, नेतृत्व का सार अपने लोगों की नब्ज को समझने, एकता को बढ़ावा देने और ज्ञान और निष्पक्षता के साथ चुनौतियों का समाधान करने में निहित है। राजा विक्रम इस अमूल्य पाठ के लिए आभारी थे और उन्हें ज्ञान प्रदान करने में कहानी कहने की शक्ति का एहसास हुआ। उस दिन के बाद से चंद्रपुर का दरबार विष्णु शर्मा द्वारा दिए गए साहस, न्याय और शाश्वत ज्ञान की कहानियों से गूंजता रहा। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा विक्रम का राज्य न केवल धन में बल्कि अपने लोगों के दिलों में भी विकसित हुआ। शाही दरबार में साझा की गई कहानियां एक विरासत बन गईं, जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं और आने वाली सदियों के लिए भारत की भूमि के मूल्यों को आकार दे रही थीं। और इसलिए ज्ञान की प्राचीन कहानियां अपना जादू बुनती रहीं, समय की कशीदाकारी में अतीत को वर्तमान से जोड़ती रहीं।